जो लोगों के दरमियान घूमती रहती है कि अच्छा अगर कोई एक मूवी आने वाली है, कुछ भी आने वाला है, उसकी आप प्रॉपर, या कोई भी आगे स्टॉक मार्केट में कोई भी आपके शेयर्स ऊपर नीचे होने वाले हैं, उनकी प्रोडिक्शन क्या होने वाली है। सो इट्स अ प्रॉपर वे। लेकिन अब प्रॉपर वे के अंदर आपने उस प्रॉब्लम को पहले आइडेंटिफाई करना है। पहली प्रॉब्लम है क्या? इफ आई एम गोइंग टू आस्क यू कि आप एक जेनेरिक प्रॉब्लम आपके पास है, आपने आईफोन बाय करना है, हाउ यू गोना बाय द आईफोन विदाउट एन इन्वेस्टमेंट? सो फर्स्ट प्रॉब्लम इज योर इन्वेस्टमेंट। फिर दूसरी प्रॉब्लम, हाउ यू गोना गेट दैट इन्वेस्टमेंट। तीसरी प्रॉब्लम, उस इन्वेस्टमेंट को हासिल करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू। फिर आपको कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्या वो प्रोडक्ट कंटिन्यूस में है या आउटडेटेड में है। अगर तो आउटडेटेड में है तो आपको पास एक स्पेसिफिक अमाउंट होगी, देन यू विल बाय दैट प्रोडक्ट इजीली। लेकिन अगर वो कंटिन्यूस प्रोडक्ट में है, इट मींस कि जो आपकी कंटिन्यूस आउटपुट है वो चेंज होती जाएगी। हर दफ़ा जो कंटिन्यूस आउटपुट है वो चेंज होगी। इट मींस every time you need the amount which is exceeded to some extent। तो रियल नंबर्स में या रियल टाइम प्रॉब्लम में एजेंट को वो आपकी प्रॉब्लम का बारे में पता होता है, आपकी प्रॉब्लम है क्या, लेकिन वो आपको कभी आपके सोल्यूशन तक जाने नहीं देता। उसकी रीजन है वो सिलेक्ट वही एक्शन करेगा जो मैक्सिमाइज करवाएगा आपकी प्रॉब्लम को। लाइक आप अगर शॉपकीपर पे कोई भी सेल फोन बाय करने जाते हो, किसी भी शॉप पे, तो शॉपकीपर आपको क्या कहता है? इफ यू हैव एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 50,000 या 50K, तो वो आपको ये नहीं कहता कि हाँ मेरे पास 50,000 का ये फ़ोन है, ये आप ले सकते हो। वो आपको हमेशा वो फ़ोन दिखाएगा, वो प्रोडक्ट दिखाएगा जो 50,000 से अबव के अमाउंट की होगी। वो प्रोडक्ट दिखाएगा जो 50,000 से नीचे वाली प्रोडक्ट होगी, क्योंकि नीचे वाली प्रोडक्ट कोई ले नहीं रहा होगा, ऊपर वाली प्रोडक्ट भी कोई बाय नहीं कर रहा होगा, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो 50K है। आप अपनी इन्वेस्टमेंट पे अगर अड़ जाते हो, इट मीन्स यू हैव अ गोल टू बाय अ प्रोडक्ट इन 50,000। लेकिन जो आपका एआई का जो एजेंट है वो आपको इस साइड तक नहीं जाने देगा। वो तो या तो एस्टिमेशन बताएगा कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो इतनी हाई एस्टिमेटेड है, या वो आपको ये बताएगा कि आपकी जो प्रोडक्ट है ये लो एस्टिमेटेड है। इसकी रीसेंट एग्जांपल जो पाकिस्तान में अभी वट मोबाइल ने पुट की है, क्योंकि अभी डिफरेंट कंपनीज जितनी भी हैं ये बैक एंड के ऊपर मशीन लर्निंग के टूल्स वगैरह यूज़ कर रही हैं। सो यहाँ पे जब आप किसी भी प्रोडक्ट को जाके क्लिक करते हैं एंड आपको कोई एस्टिमेशन कॉस्ट मिल रही होती है कमिंग सून में, इट डजंट मीन कि उन्होंने कोई इसकी कॉस्ट लगाई है। इसकी स्पेसिफिकेशंस को देख के इसकी कॉस्ट का अंदाजा किया जा रहा होता है कि इसकी कॉस्ट क्या होगी या इसकी कॉस्ट क्या हो सकती है। इसी वजह से एक्सपेक्टेड आता है, नॉट एस्टिमेटेड आता है। एक्सपेक्टेड कॉस्ट इसी वजह से लिखी जाती है कि इसके अंदर इसकी स्पेसिफिकेशन को देखा जाता है और इसके साथ दूसरे फॉन्ट्स की स्पेसिफिकेशन को कंपेयर किया जाता है। जब आप किसी दूसरे स्पेसिफिकेशन फॉन की स्पेसिफिकेशन को इसके साथ कंपेयर करते हैं, देन यू आर एबल टू डिजाइन अ अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट कि इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस क्या हो सकती है। जब वो एक्सपेक्टेड प्राइस आपको पता लग जाती है, इट मींस कि आप गोल पे तो हैं, लेकिन आपकी जो एनवायरनमेंट है उसमें आपने इनपुट भी देना है, आउटपुट हमेशा आपके एजेंट के पास तक ही जाएगा, विच मींस योर एजेंट नोज वेयर यू वांट टू बी। रिफ्लेक्स एजेंट होते हैं, जिसमें ये पैकमैन एक गेम आई थी जिसमें रिफ्लेक्स एजेंट को शो किया गया था जब आप गूस्ट वगैरह के साइट पे होते हो। सो रिफ्लेक्स एजेंट एक्चुअल में क्या होती है? ये प्रॉब्लम ऑफ स्पेस है। प्रॉब्लम ऑफ स्पेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, और पूरी दुनिया इसके ऊपर एक्चुअली घूम रही होती है। द प्रॉब्लम ऑफ स्पेस। प्रॉब्लम ऑफ स्पेस होती है कि जब आपने किसी चीज़ को सिखाना होता है, इट मीन्स कि यू हैव सम काइंड ऑफ टारगेट फंक्शन, क्योंकि आपने उसको कुछ सिखाना है। आपकी इन्वायरमेंट होती है जिससे आप कोई एक्सपीरियंस लेते हो। इन्वायरमेंट से आप अपने आप को ट्रेन करते हो। लाइक अगर किसी ने आपको फ़ोन नहीं सही दिया, किसी शॉपकीपर ने आपको फ़ोन ठीक नहीं दिया, या कोई भी प्रोडक्ट आपको ठीक नहीं दी, तो आप दोबारा उस शॉप पे नहीं जाओगे उस प्रोडक्ट को बाय करने। आप क्या करोगे? आप अपने एजेंट से ही अगेन एक स्पेस ले लोगे, जिसको स्टेट स्पेस कहते हैं। स्टेट स्पेस की अगर डेफिनेशन देखी जाए, इज अ डिस्पैरिटी बिटवीन योर अमाउंट एंड द अमाउंट योर एजेंट शोज। मतलब कहने का, आपके पास अगर 50,000 है, तो जो आपको एजेंट शो करवा रहा है कि 54 या 55 का आपकी ये प्रोडक्ट आएगी, जबकि उसकी इतनी कॉस्ट नहीं है, सो दैट इज
अ स्पेस प्रॉब्लम, कि आपको एक ऐसी प्रॉब्लम दिखाई गई है जो एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो प्रॉब्लम आपके लिए बन गई है क्योंकि आपने वो एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट जो है वो बाय करनी है। तो जो हमारे रिफ्लेक्स एजेंट्स होते हैं, जैसे भी वो क्या करते हैं, वो चीज़ें सीखते हैं, फिर वो चीज़ें सीखने के बाद उससे कुछ नॉलेज लेते हैं। जब नॉलेज आ जाता है, जिसको हम कहते हैं कि आपकी जो मशीन है वो प्रॉपरली ट्रेन हो गई है, यस यू कैन से एनीथिंग एनीथिंग टू दिस मशीन, तो वो जब आप मशीन से कोई चीज़ सिखा के जब आगे लेके आते हो तो वो परफॉर्मेंस एलिमेंट होता है, जिसकी वजह से हम उसको एक प्रॉपर एआई ट्रेंड मशीन कहते हैं कि हाँ ये वाली मशीन जो है ये एआई ट्रेंड मशीन है, इसको सब कुछ पता होता है जो एक्चुअली हमने इसको सिखाया होता है। रिसेंट ईयर्स में वी हैव अ रिफ्लेक्स एजेंट रोबोट, जिसको हम वेक्टर रोबोट कहते हैं। ये एक छोटा सा रिफ्लेक्स एजेंट रोबोट है जो सीखता है आपसे और परफॉर्मेंस देता है आपके अकॉर्डिंग आपको। सो रिफ्लेक्स एजेंट में ईच एंड एवरीथिंग इसके अंदर साथ साथ चल रही होती है। सो अगर इस रोबोट को देखा जाए, इट कैन लर्न फ्रॉम यू। और ये एनकी ने जो प्रोडक्ट बनाई थी, इसका बेसिक जो मकसद है दैट इज रिफ्लेक्स एजेंट, कि वो आपके इन्वायरमेंट से लर्न करता है, नॉलेज लेता है, परफॉर्म करता है एंड ट्रेन करके अपने आप को आपको एक क्लासिफिकेशन की बहुत बड़ी एग्जांपल आपके सामने दे देता है कि आपने ये चीज़ आज करनी है। जैसे वेदर फोरकास्ट है, वो क्लासिफाई करके बताता है आपका एजेंट कि आज आपको बाहर जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, या आपको आज क्रिकेट खेलना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए। अगर आप क्रिकेट खेलोगे तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। वो प्रॉब्लम एक्चुअली कहाँ से आती है? वो प्रॉब्लम आती है कि योर रिफ्लेक्स एजेंट ऑलरेडी नोज योर आउटपुट। जब आपको आउटपुट पता होती है तो हम जब प्रेडिक्शन वाली साइड पे जा रहे होते हैं कि अच्छा ठीक है, इस एक्सपीरियंस से अगर हम ऐसे चल रहे होते हैं तो हमारी जो एक्सपीरियंस होगी, हम उसको रिग्रेशन कह रहे होते हैं। आउटपुट रिग्रेशन में काउंट होती है। लाइक if I'm going to put an example of something, कि मेरे पास एक मॉडल है M, ये मेरे पास है मर्सिडीज का मॉडल। सो MC, आई एम फॉर द मर्सिडीज। मैंने एक मर्सिडीज बाय करनी है, सो आई नीड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 करोड़ के करीब करीब। इफ आई एम गोइंग टू बाय अ गुड मर्सिडीज, इट मीन्स कि मेरी आउटपुट क्या है, आई एम गोइंग टू हैव अ मर्सिडीज। ये मेरी आउटपुट है जो मुझे चाहिए। लेकिन जब मैं 1 करोड़ अमाउंट करता हूँ तो अब जरूरी तो नहीं है कि मैं मर्सिडीज ही बाय करूँ। अब जाहिर बात है, मेरे पास अगर 1 करोड़ की अमाउंट हो चुकी है, इट मीन्स कि मैं कुछ और भी बाय कर सकता। तो इसी तरह ही जब हम अपनी कोई इन्वेस्टमेंट रखते हैं तो हम इस इन्वेस्टमेंट को साथ साथ ये भी देखते हैं कि अगर मेरे पास इतनी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, जरूरी नहीं है कि मुझे मर्सिडीज ही मिले। मैं अपनी आउटपुट के दूसरी चीजों को भी प्रिडिक्ट करना स्टार्ट कर देता हूँ कि मेरे पास और कौन कौन सी आउटपुट इसके साथ आ सकती हैं, इस 1 करोड़ के साथ आ सकती हैं। इसलिए जब आप स्टॉक मार्केट में जाते हो, इसलिए इसलिए जब आप स्टॉक मार्केट वाली साइट पे जाते हो तो वो आपको आपके शेयर्स के बारे में बताता है कि अगर आप कोई शेयर बाय करते हो तो आपको कितनी देर में आपका रिटर्न मिलेगा। जैसे आपने इस एप्लीकेशन के बारे में सुना होगा, दिस एप्लीकेशन इज टोटली अबाउट द शेयर्स, स्टॉक मार्केट, ये सारी चीजें। इसको कैसे पता होता है कि अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे तो आपको इतनी अमाउंट जो है वो वापस मिल सकती है। जैसे ये आ रही है कि आज इतनी डाउनग्रेड गई है, इतनी अपग्रेड गई है, इतनी ये गए सिल्वर का इतना रहा। इट मींस इसके बैक पे एल्गोरिदम्स चल रहे हैं। हर एल्गोरिदम किसी ना किसी से कनेक्टेड है, किसी ना किसी स्टॉक मार्केट से कनेक्टेड है। इवन ये आपको ये भी बताएंगे कि वेयर डू यू हैव टू इन्वेस्ट द मनी। जैसे ये आ रहे हैं, एप्पल के शेयर्स आज ये थे, बाकी सबके, अमेजोन के ये हैं, गूगल के ये थे, 13% डाउन गए। क्यों? क्योंकि इसके बैक पे एक एल्गोरिथम चल रहा है। अब वो जो एल्गो है वो ये वाला है, रिग्रेशन मॉडल। क्योंकि हमने इसको ये बताना है व्हाट वी आर गोइंग टू डू एन इनपुट। हमने इनपुट में यहाँ पे क्या किया, इनपुट में वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट द मनी।
चाहे वो $10 है या $10,000 है या $1 है, हमने इन्वेस्ट की, हमें इन्वेस्ट के अकॉर्डिंग, इन्वेस्टमेंट इज और इनपुट, हमने इनपुट कर दी, हमारी कुछ इन्वेस्टमेंट है, अब उस इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग हमें कुछ आउटपुट रिजल्ट मिलेगा। वो आउटपुट रिजल्ट या तो हमारे शेयर्स $1 जो है वो $10 में कन्वर्ट होके मिलेगा, या $1 जो है वो $100 में कन्वर्ट होके मिलेगा, या $1 हमें वापस ही नहीं मिलेगा क्योंकि वो हमारी इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो जाएगी। सो दोनों कंडीशंस मैटर करेंगी। ये ऐसे नहीं है कि आपके पास सिर्फ कोई एक कंडीशन मैटर करेगी, नहीं। व्हाइल यू हैविंग गोइंग फॉर अ प्रेडिक्शन, तो आपको दोनों चीज़ें मैटर करती हैं कि आपकी स्टॉक मार्केट का रिजल्ट क्या आने वाला है, या आपकी इन्वेस्टमेंट आपको वापस मिलती है या नहीं मिलती। क्योंकि अगर इफ़ यू हैव योर इन्वेस्टमेंट बैक, इट मीन्स कि योर एल्गोरिथम इज गुड इनफ टू डील विद द मार्केट। और अगर आपको उसमें से कुछ भी वापस नहीं मिलता, इट मीन्स कि आपका एल्गोरिथम जो है वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा। इसीलिए अगर आप मार्केट में इन चीज़ों के शेयर्स वगैरह देखते हो, मार्केट शेयर्स देखते हो, या आपको कोई लोग स्टॉक मार्केट से कॉल करके कहते हैं कि आप इधर आके पैसे इन्वेस्ट करो, इट्स डजंट मीन कि उन्होंने आपको एक डायरेक्टली आपकी इन्वेस्टमेंट देख के आपको कॉल कर दिया कि आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट है तो आप इधर इन्वेस्ट करोगे तो आपको इतना फायदा होगा। वो प्रॉपर रिग्रेशन मॉडल से सारी चीज़ें कैलकुलेट करके निकाल रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने सारी चीज़ निकालनी है, आपको लॉस कितना होगा, आपकी कॉस्ट कितनी आएगी, और आपका ऑब्जेक्टिव कितना हो सकता है। ऑब्जेक्टिव होती है कि आपको कितनी अमाउंट ऑफ मनी वापस मिलनी है। क्योंकि ये सारा काम स्टार्ट हुआ था गूगल से 1962 के अंदर। 1962 गूगल ने पहला स्टॉक मार्केट एल्गोरिथम बनाया था जिसमें ये बताया जाता था कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी देर में आपको कितनी वापस मिल जाएगी। दैट मशीन हाइड्रा इलेक्ट्रो मशीन designed way back, and that machine can calculate the prediction amount. Hydra electro machine for stores. ये तो मशीन दूसरी निकल रही है। Hydra electro machine for stock market. Yep, that's a machine. और फिर वही आ गई। इस मशीन को एक्चुअली बनाया गया था फर्स्ट में, और इन मशीन से बाकी सारी चीज़ों को डिज़ाइन किया गया और इनसे सारी चीज़ें निकाली गई कि स्टॉक मार्केट जो है वो स्टॉक एक्सचेंज, इवन जो बाकी सारी चीज़ें हैं उस पर कितना हिट होगा, और इन हिट से हम कौन कौन सी चीज़ें देख सकते हैं। तो न्यूयॉर्क की स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ये पहली मशीन रखी गई, और इस मशीन जब ये 1962 के अंदर ये मशीन रखी गई थी, तो इस मशीन का पहले ये था कि ये शायद प्रॉपर्ली काम नहीं करेगी, लेकिन ऐसा ऐसा करके इट प्रिडिक्ट्स अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो कोविड वायरस आने से कुछ देर पहले इस मशीन ने अपने जो शेयर्स और ये बाकी सारी चीज़ें थी इसकी प्रिडिक्ट करके ये बताती थी कि कंपनियां, जो कंपनीज डॉलर्स में इन्वेस्ट कर रही थी या जो कंपनीज क्रूड ऑयल में इन्वेस्ट कर रही थी, उनके स्टॉक्स बहुत ज़्यादा हाई हो गए थे, क्योंकि क्रूड ऑयल और बाकी सारे जो डॉलर्स में एक्सचेंज रेट था वो इस टाइम पे कॉस्टली जा रहा था, क्योंकि सऊदीया जो था वो अपनी प्रोडक्ट्स को मार्केट से ख़त्म कर रहा था। इसी वजह से द पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड क्रूड ऑयल के जो शेयर्स थे वो सबसे ज़्यादा हो गए थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम वापस आया, क्रूड ऑयल के शेयर अब सबसे कम है। क्रूड ऑयल में अब कोई स्टॉक मार्केट में कोई भी बंदा जो है वो काम नहीं कर रहा क्रूड ऑयल्स के अंदर। उसकी रीज़न ये है कि क्रूड ऑयल के शेयर्स जाते बहुत जल्दी ऊपर हैं, लेकिन उससे डबल अमाउंट में वो वापस नीचे भी आते हैं। यहाँ पे क्रूड ऑयल के शेयर्स भी आ रहे होने, क्योंकि जब आप ये डबल अमाउंट में नीचे आते हैं। क्रूड ऑयल के अंदर बहुत पहले लोग अपने आप को किंग समझते थे व्हाइल मेकिंग एन एल्गोरिथम फॉर क्रूड ऑयल्स और बाकी सारी चीज़ों के लिए, लेकिन जब उसकी ऑप्टिमाइजेशन की बात आती है कि ये ऑप्टिमाइज इसका एल्गोरिथम करके तो वहाँ पे आपका मॉडल जो है वो फेल हो जाएगा। आपको बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं, इसमें 7 वॉल्स है जो अभी लाहौर के अंदर काम कर रही है इसी स्टॉक मार्केट एल्गोरिथम के ऊपर। उसने अभी रिसेंटली जो चीज़ डेवलप की है वो 3D मॉडल्स डिज़ाइन करना स्टार्ट हो गए हैं फॉर द कंपनीज। ये 3D मॉडल्स मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग के अंदर डिज़ाइन किए जाते हैं। अब इसके अंदर कोडिंग के साथ साथ एल्गोरिदम्स का आपने ध्यान रखना होता है, क्योंकि इसके अंदर हर चीज़ जो है
वो प्रॉपरली बिल्डअप की जाती है, प्लान किया जाता है, और इसके अंदर हर लर्निंग मॉडल को रीट्रेन भी करवाते हैं वो। इनकी अगर इनकी जॉब डिस्क्रिप्शन में आई गेस वो चीज़ अवेलेबल है कि ये किस तरह कौन से मॉडल्स पे कैसे काम करते हैं। तो जैसे डीप लर्नर इंजीनियर्स हैं, सो यहाँ पे ये इन लोगों के साथ काम कर रहे होते हैं। ये वो प्रोडक्ट्स हैं, ये वो चीज़ें हैं जिसके अंदर आप सिर्फ मॉडल यूज़ करते हैं, जैसे ये पुट मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स इनटू प्रैक्टिस, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कोडिंग नहीं है, यहाँ पे एल्गोरिदम्स होते हैं। While you are having a proper job, then you are going for the algorithms, और algorithms ये चीज़ होती है। जैसे अगर आपकी कंटिन्यूस आउटपुट आ रही है, विच मीन्स कि अगर आपके जो प्रोडक्ट है वो आपको ये शो कर रहा है कि आपके पास 30 लाख रुपए जो है वो आ जाएगा इन अ मंथ, तो इट मीन्स कि वो आपकी कंटिन्यूस आउटपुट नहीं है। अगर वो आपको सिर्फ ये प्रेडिक्ट करके बता रहा है कि 30 लाख रुपए आपके पास आएगा, इट मीन्स वो आउटपुट आपकी किसी सिंपल मॉडल से आई है जिसने आपको ये बताया कि हाँ आपको 30 लाख खाना है। क्योंकि अगर आपकी कंटिन्यूस आउटपुट होती है तो इट मीन्स कि ये आपको ये नहीं बताएगा कि आपके पास 30 लाख आएगा, ये कहेगा कि आपके पास अप टू 30 लाख आ सकता है। अप टू यू विल गेट द 30 लाख, अप टू यू विल गेट दिस अमाउंट ऑफ मनी। लेकिन साथ साथ वो आपको लॉस फंक्शन भी आपका कैलकुलेट करके दे रहा होगा कि अगर आपने इतने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, सपोज करते हैं कि आपने 20 लाख इन्वेस्ट किया था, तो वो आपको ये बताएगा कि इफ यू इन्वेस्ट 20 लाख ऑफ अमाउंट ऑफ मनी, तो उसके अगेंस्ट में अगर आपको 30 लाख आ रहा है तो आपने अपना लॉस एक्चुअली कितना किया है। फिर जब आप अपना लॉस कैलकुलेट करने के कैपेबल हो जाते हैं, देन वो आपको आपके मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी भी बताता है कि आपने जो मॉडल अपना डिजाइन किया था, जिस स्टॉक मार्केट में आपने अपने पैसे इन्वेस्ट किए थे या जिस कंपनी में आपने अपने पैसे इन्वेस्ट किए थे, उसके एक्चुअली बैकग्राउंड में उसकी क्या ऑप्टिमाइजेशन चली थी, क्या उसके बैकग्राउंड में कोई जनरलाइज मॉडल बना हुआ था। जैसे कंपनी ज्यादातर अपने जनरलाइज मॉडल नहीं बनाती, वो क्या करती हैं, मार्केट में आती हैं, पैसे इन्वेस्ट करती हैं, मार्केट शेयर उठाती हैं और बिजनेस करती हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। While you are going for a business या कोई भी ऐसी चीज, इवन आपके रोबोट्स में भी अगर आपने कोई ऐसी चीज करनी है कि आपने अपने रोबोट्स को ये बताना है कि आपका रोबोट जो है वो आने वाले टाइम के साथ चले, या अभी फॉर स्पेसिफिक टाइम के लिए आप अपने रोबोट को बनाने लगे हो, तो अगर आप स्पेसिफिक टाइम के लिए बनाने लगे हो, इट मीन्स कि आप अपने सिंपल मॉडल से अपने रोबोट को ट्रेन कर सकते हो। अगर आने वाले टाइम के लिए उसको बना रहे हो, इट मीन्स कि आपका जो रोबोट है वो प्रॉपरली कंटिन्यूस आउटपुट के अंदर आएगा। इफ योर रोबोट इज into the continuous output, it means your robot is optimized and वो हर रूल्स को और रेगुलेशंस को फॉलो करता हुआ आगे आएगा कि अगर मेरे पास कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम आती है तो स्पेसिफिक प्रॉब्लम का मेरे पास सोल्यूशन क्या अवेलेबल हो सकता है। तो अगर मेरे पास सोल्यूशन अवेलेबल है, अगर मेरे पास सोल्यूशन अवेलेबल है, तो इट मीन्स कि मुझे सेट ऑफ स्पेस में जाने से कोई मसला नहीं होगा। सेट ऑफ स्पेस ये कह सकते हैं कि मुझे ब्लाइंड फायर करने से कोई मसला नहीं होगा। इफ आई एम गोइंग फॉर अ ब्लाइंड फायर, तो मुझे फायदा और नुकसान कुछ नहीं होगा। मैं सिर्फ ये जरूर बता सकता हूँ कि अगर मैं किसी गेम में अपने आप को खेल रहा हूँ, तो आने वाले टाइम में मैं या जीतूंगा या उसको लूज कर दूंगा। तो इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल जो है वो पबजी, जो आजकल एक गेम है, उसके अंदर चल रही है। क्योंकि जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रॉपर्ली डिजाइन किया गया था ना, तो फैक्टर ये आया था कि सुपरवाइज लर्निंग में जो लोग काम कर रहे थे वो तो फिर एक ऑलमोस्ट ह्यूमंस हो गए। सुपरवाइज लर्निंग ह्यूमंस के आ गई। आर्गुमेंटेड रियलिटी और आर्गुमेंटेड सुपरवाइज लर्निंग, जैसे आप स्नैपचैट के फिल्टर यूज कर रहे होते हो, वो आर्गुमेंटेड है। उसको पता है कि आपके फेस के पॉइंट्स कौन कौन से हैं, उसको पता है क्योंकि उसको ह्यूमंस ने बताया है कि आपका फेशियल पॉइंट्स ये हैं। दैट्स व्हाई आपके फेस पे वो एक पूरा फिल्टर डिजाइन हो जाता है। जब आपको सुपरवाइज्ड चीज मिल रही है मशीन को, तो इट मीन्स कि उसने सिर्फ आउटपुट नहीं गेट करनी है, उसने बस आपको एक शो करनी है कि हाँ यू आर एबल टू डिजाइन दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर ऑन योर फेस। जब हम सेमी सुपरवाइज की बात करते हैं, इट मीन्स कि ह्यूमन ने उसको कुछ नहीं बताया इतना ज्यादा, तो आपकी मशीन खुद से डिसाइड कर रही होती है। जैसे ऑटोनोमस व्हीकल्स हैं, या अगर आपके पास आजकल जो नई टोयोटा आई है या कोई भी ऐसी कार आई है, उसके अंदर ये सेमी सुपरवाइज्ड जो है, इसकी लर्निंग यूज हुई है कि आपकी जो ब्रेक्स हैं, एबीएस सिस्टम जितने भी हैं, उनको
किसी हद तक लर्न करवाया गया है आपके सिस्टम्स को, क्योंकि एज बीइंग लिविंग इन पाकिस्तान बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके पास जब उनके पास नई गाड़ी आती है तो वो सबसे पहले उसको भगा के देखते हैं कि वो कितनी स्पीड पे इसकी पिकिंग होती है। तो ब्रेकिंग सिस्टम के अंदर उन्होंने ये चीज़ अब आके किया कि मोस्टली जो एक्सीडेंट्स होते थे वो ब्रेक की वजह से होते थे। इसी वजह से जो वेजल होंडा वेजल जब पाकिस्तान आई थी इसको बैन कर दिया गया था, क्योंकि वो सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग पे थी। तो जैसी ब्रेक अप्लाई होती थी तो वो ब्रेक ऑन द स्पॉट नहीं अप्लाई होता था, वो रोड की ग्रिप को देख के अपने आप की ब्रेक लगाती थी। इसी वजह से उसके सेंसर्स जो है बहुत जल्दी फेल हो जाते थे, उसका जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो फेल हो जाता था। तो होंडा वाले ने अब उसको फिर उसको इम्प्रूव किया एंड BRV बनाई, इम्प्रूव करके वो कार एक तो प्रोडक्ट जो थी वो इन द रेंज है और दूसरा उसकी ब्रेकिंग सिस्टम भी अच्छा था। उसके बाद उन्होंने होंडा सिटी पे वो एक्सपेरिमेंट किया एंड फिर करोला वगैरह और बाकी सारों ने भी वो एक्सपेरिमेंट किए। तो ये खाली एक जगह पे ये चीज़ यूज़ नहीं होती कि मशीन लर्निंग आप सिर्फ स्टॉक मार्केट में यूज़ करो या मशीन लर्निंग सिर्फ आप एक जगह पे यूज़ करो, मशीन लर्निंग आप सिर्फ रोबोट्स में यूज़ करो। I'll give you an example जो एक परफेक्ट एग्जांपल है फॉर मशीन लर्निंग। आपने एक नंबर रिकॉग्नाइज करना है। वी आर गोइंग टू रिकॉग्नाइज अ नंबर। आपने जब नंबर को रिकॉग्नाइज करना है तो नंबर जब आप रिकॉग्नाइज करने जाओगे तो एक प्रॉब्लम आती है, व्हाट यू आर गोइंग टू डील इन, व्हाट नंबर यू आर गोइंग टू डील इन। तो न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर आप नंबर को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, न्यूरल नेटवर्क नंबर्स को कैसे रिकॉग्नाइज करवाता है। दिस इज अ पार्ट ऑफ एन एआई। दिस इज हाउ एक्चुअली एआई वर्क्स इन एवरी रिकॉग्निशन सिस्टम। अब ये सारी चीजें जब रिकॉग्नाइज होती हैं या कोई भी आगे चीज होती है तो उसने अपने आप को क्लासिफाई करना होता है कि मैं किस चीज को अपने आप को क्लासिफाई कर रहा हूँ, क्योंकि लर्नर ने कुछ इन्फॉर्मेशन दी होती है और इसने अपने आप को आगे क्लासिफाई करना होता है कि व्हाट इज गोइंग ऑन। जब कोई चीज प्रॉपरली क्लासिफाई हो जाती है तो जाके हम इसको डिसाइड करने के काबिल हो जाते हैं कि हमने एक्चुअली क्या चीज बनाई है। हमारे जो सर्कल के ऊपर जो डेटा पॉइंट्स हैं वो एक्चुअली क्या, कौन से पॉइंट्स हैं, वो जो डेटा पॉइंट्स हैं वो क्या कह रहे हैं, वो डेटा पॉइंट्स हैं उनमें कोई इन्फॉर्मेशन है या नहीं है। और अगर उनमें कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो इन्फॉर्मेशन क्या है, वो इन्फॉर्मेशन कौन सी है, वो इन्फॉर्मेशन से हम अपने आप को कैसे डिसाइड कर सकते हैं या कैसे नहीं कर सकते। सो दैट मैटर्स इन अ लॉट वेज। अब हमारे पास एक फंक्शन आता है। फंक्शन जो है वो टी ऑफ एक्स है, टी टाइम स्पेसिफिकली with an agent, or function of x with an eta. It means that you have some information which cannot be lost. अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो
डेटा है, ये डेटा कौन सा है? अब ये डेटा कहाँ से आएगा, कैसे आएगा और क्यों आएगा? अब पॉइंट ये है कि इस डेटा के अंदर से हम कैसे क्या इंफॉर्मेशन गेट करेंगे और क्यों इंफॉर्मेशन गेट करेंगे, कैसे इंफॉर्मेशन गेट करेंगे। पहली कि जो ग्रीन लाइन है, दिस इज द ट्रू कर्व, जो आप एक्चुअली आपको फॉर्मूले के साथ चाहिए होती है। अगर मैं इसको कोडिंग में पुट करूं, या हाउ वी गोना कोड दिस रिग्रेशन मॉडल जो ये सारी पॉइंट्स निकाल के देगा, ये वाले सारे पॉइंट्स निकाल के देगा, तो अगर मैं इसको कोड में लेके जाऊं तो हमारे पास पायचाम होगा। हम पायचाम में भी इसका काम कर सकते हैं, हम गूगल कोलैब में भी कर सकते हैं। सो इट्स अप टू यू कि आपने इसको किस में काम करना होगा। तो हम पायचाम में इसका एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं ताकि वी आर एबल टू डिज़ाइन, वी आर एबल टू सी कि एक्चुअली हम इसमें कैसे काम कर रहे हैं और क्यों काम कर रहे हैं। सो मैं यहाँ से अपना इंटरप्रेटर सेलेक्ट करूँगा 2.7 एंड इसको क्रिएट करूँगा ताकि मैं आपको एक रिग्रेशन का एक छोटा सा जो मॉडल है उसको डिज़ाइन करके देखें कि वो कैसे डिज़ाइन होता है। क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ की कोई इम्प्लीमेंटेशन करने जब मार्केट में जाते हैं तो वो आपसे सबसे पहले ये पूछते हैं रिग्रेशन मॉडल के साथ काम कैसे किया जाता है। मैथमेटिक्स तो सबको पता होती है कि मैथमेटिक्स इसकी क्या थी, क्यों थी, कैसे थी। अब मैथमेटिक्स को हम कोड कैसे करते हैं, दैट इज द बिगेस्ट पार्ट, हाउ वी गोना कोड द मैथमेटिक्स। तो इसका सिंपल एक वे होता है जिसमें कोई हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं होता। एक ये है कि अगर आपके पास पायचाम है तो ठीक है, अदरवाइज हमारे पास गूगल कोलैब होता है जिसमें आपको कोई लाइब्रेरीज भी डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो यू आर एबल टू राइट एनी काइंड ऑफ फंक्शन ऑफ योर ओन। अब हमें ये वाला रिग्रेशन एक चाहिए, ये मॉडल ऑफ फंक्शन चाहिए जिसमें हम अपने वेट्स और आउटपुट दोनों डिफाइन कर रहे हो, जिसमें डेटा रिप्रेजेंट कर रहे हो अपना। सो हम अपना डेटा रिप्रेजेंट करते हैं। बस इसमें यह है कि इसमें जो कोडिंग है वो थोड़ी सी फील ऐसे आती है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन कोड इसका कोई मुश्किल नहीं है। कोडिंग इज़ नॉट द हार्ड पार्ट। आपने बस ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आप एक्चुअली कोड बना किसका रहे हैं, हाउ यू गोना मेक द कोड एंड व्हाट टाइप ऑफ कोड यू आर गोइंग टू मेक। रिग्रेशन मॉडल के जो कोडिंग वगैरह होती है रिग्रेशन, उसमें सिर्फ आपने एक चीज़ का ध्यान रखना, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, जो हर लाइन ऑफ कोड में आएगी, numpy as np। आपके पास कोड आ गया ना। इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है, अगर आपने कोई ग्राफ वगैरह प्लॉट करना है, सो मैट प्लॉट लिब डॉट पे प्लॉट एस plt, ये दो लाइब्रेरीज एज इट इज आएंगी। ये हार्ड एंड फास्ट रूल आप समझ लें, ये सारा कुछ ऐसे समझ लें कि ये एज इट इज ही आएगा। शिफ्ट एंटर करें तो ये रन हो जाएगी, जिसमें आपकी जो लाइब्रेरी है ये कैसे काम कर रही है, कैसे काम नहीं कर रही, ये आ जाएगा। अब हम बता क्या रहे थे इसको, हमने पहले इसको ये बताया है, मैं अब इसको दूंगा कोई इनपुट और उसके रिगार्डिंग में मैं निकालूंगा डिजायर या टारगेट आउटपुट। रिग्रेशन प्रॉब्लम क्या है, मैं ये वाला फॉर्मूला एक्चुअली पुट करूंगा एक फंक्शन के अंदर। नाउ आई एम गोइंग टू पुट अ फॉर्मूला इनटू अ फंक्शन। तो मैं एक फंक्शन बनाता हूँ जिसमें मैं बता देता हूँ कि मैंने कोई चीज डिफाइन करनी है। सो इट्स लाइक व्यू, और यहाँ पे मेरे पास दो चीज आ जाएगी एक्स एंड वाई। क्यों? क्योंकि मेरे पास यहाँ पे दो वेट है। मैंने एक्स एंड वाई एक ले लिए, फंक्शन ले लिए, तो मैं यहाँ पे बताऊंगा n इज इक्वल्स टू np। मेरे पास इस प्रॉब्लम का साइज क्या है, साइज कि मैंने कितनी स्पेस में इसको कैलकुलेट करवाना है। सो साइज ऑफ x, मतलब कहने का, मैं जब अपने ग्राफ में कोई भी चीज प्लॉट करूंगा, कोई भी चीज मेरे ग्राफ में अगर प्लॉट की जाएगी इसमें, तो वो एक्स एक्सिस पे प्लॉट होगी या वाई एक्सिस पे प्लॉट होगी, तो मुझे अब स्पेस रिक्वायर्ड थी, तो मैंने टोटल साइज लेना था एक्स एक्सिस के ऊपर। मेरे एक्स एक्सिस के ऊपर कितना टोटल साइज अवेलेबल होगा ग्राफ का, अगर मैंने किसी चीज की प्रेडिक्शन करनी है
या मैंने अपना मॉडल डिफाइन करना है, तो हाउ आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द साइज ऑफ दैट, क्योंकि अब हमें ये तो पता नहीं है कि यूजर ने हमसे जो एल्गोरिदम बनवाया है या बनवाना है उसके अंदर उसका साइज कितना होगा, उसके अंदर उसकी प्रोडक्ट कितनी ह्यूज हो सकती है, कितनी स्मॉल हो सकती है, वी डोंट हैव एनी आइडिया, तो हम जेनेरिक बनाते हैं। हमने साइज ऑफ द प्रॉब्लम डिफाइन कर दिया। नाउ मैं डिफाइन करूंगा कि मेरे पास मीन क्या आएगा। मैं साथ इस पे यहाँ पे कोड कर देता हूँ। सो मीन ऑफ एक्स एंड वाई वेक्टर, मेरे पास मीन फंक्शन इसका क्या निकलेगा। सो मेरे पास मीन आएगा, मैं यहाँ पे एम एक्स कर देता हूँ, फॉर एक्स के लिए मीन आएगा मेरा, एम वाई कर देता हूँ कि जो मेरा वाई के लिए मीन होगा, और इसको साथ डिफाइन कर देता हूँ, ये इक्वल टू किसके आएगा, np डॉट मीन फंक्शन जो बाय डिफॉल्ट है ऑफ x, एंड मैं इसका मीन फंक्शन ले लूंगा फॉर y। अब मीन इसका बाय डिफॉल्ट फंक्शन है, मैंने यहाँ पे और कुछ चीज नहीं करनी। अब मैंने सिर्फ क्या करना है, इन मीन की वैल्यू को किसी जगह पे स्टोर करवा देना है, जिसको मैं कहता हूं कि मैं अब यहाँ पे जो चीज कैलकुलेट करूंगा इट्स लाइक क्रॉस डेविएशन। मुझे क्रॉस डेविएशन चाहिए, बस। क्रॉस डेविएशन क्या है, मुझे इस वैल्यू के अगेंस्ट में कोई एक आउटपुट चाहिए, ताकि मैं ये फाइंड आउट कर सकूं कि मेरे पास जो फंक्शन आया था, ये वाला ये फंक्शन आया था, इस फंक्शन के अगेंस्ट में मुझे कोई वैल्यू क्या मिली थी। सो मैंने इस वैल्यू को यहाँ पे बस डिफाइन करना है। वो वैल्यू मेरी क्या हो सकती है, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ, जैसे s और s एक्स वाई ले लेता हूँ, एक्स वाई, क्योंकि मैं उसके ऊपर उसको कैलकुलेट कर रहा हूँ, विच इज इक्वल्स टू np डॉट सम। मैं इसके टोटल सम कैलकुलेट करूंगा, किसका, y इंटू एक्स का। मैंने सम कैलकुलेट किया, माइनस करूंगा कौन सी वैल्यू, n, जो मेरे पास वैल्यू आई थी टोटल साइज की, मैंने ये माइनस की कि टोटल साइज कितना था, और उसमें से क्या माइनस करूंगा, बल्कि उसको मल्टीप्लाई करूंगा टोटल साइज के ऊपर से। मेरे पास टोटल साइज कौन कौन सा है, मेरे पास है एम वाई और एम एक्स, मेरे पास ये दोनों साइज अवेलेबल है। मैंने साइज कैलकुलेट किए इन दोनों के, क्यों, क्योंकि मैंने अपने इस ग्रिड के ऊपर अपनी कोई इंफॉर्मेशन शो करनी है। इस मेथड से मैंने एक इंफॉर्मेशन शो करनी है कि मेरे पास ग्राफ में कोई वैल्यू अगर आती है तो वो क्या आती है, उसमें कितनी मुझे लॉस फंक्शन कितना आता है, मेरे कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है। तो मैंने दोनों चीजें उसमें लेके आनी है क्रॉस डेविएशन से। नाउ मैं एक और वेरिएबल लूंगा एस एक्स एक्स, ताकि मुझे एक्स क्वाड्रेंट या एक्स एक्सिस पे इंफॉर्मेशन मिले। सो np डॉट सम, यहाँ पे x के ऊपर ही है, हम x एक्सिस पे काम करेंगे, तो x एक्सिस के अंदर दोनों x आ जाएंगे, तो माइनस वही इंफॉर्मेशन माइनस करूंगा जो मैंने ऊपर ली है, क्योंकि मेरे पास साइज ऑफ अ फंक्शन यही वाला रहेगा, वो रिमेन सेम रहेगा। अब मैंने ये सारा कुछ कैलकुलेट कर लिया। नाउ मैंने जो चीज कैलकुलेट करनी है वो है रिग्रेशन। नाउ कैलकुलेटिंग करूंगा रिग्रेशन। अब मेरी रिग्रेशन मॉडल में क्या चीज कैलकुलेट हुई है, मेरा रिग्रेशन मॉडल क्या बना, या रिग्रेशन है क्या। तो मैं पहले उसको एक मॉडल दूंगा b1 विच इज इक्वल्स टू b1। अब क्या है, मेरे पास b1 ये इंफॉर्मेशन है, मैंने इसको टोटल को b1 रख दिया, विच मीन्स कि अगर मेरा कोई लॉस फंक्शन है, अगर मेरा कोई लॉस फंक्शन है इसमें, वो मुझे साथ ही निकाल के बताएगा कि मेरा लॉस ये, अगर मेरा कोई लॉस फंक्शन है तो वो मुझे साथ ही निकाल के बताएगा मेरा लॉस फंक्शन क्या है, और अगर मेरा कोई जनरलाइज डेटा उस पर टेस्ट हुआ था तो वो कितने % टेस्ट हुआ था, या वो टेस्ट होने के साथ उसकी क्या वैल्यू रही होगी, या क्या वैल्यू आई होगी। मुझे वो सारे पॉइंट्स की वैल्यूज रिक्वायर्ड होंगी। तो जब मुझे सारे पॉइंट्स की वैल्यू रिक्वायर्ड होंगी, तो मैं अपना जो मेरे पास वैल्यू होगी एस एक्स वाई की, मैं उसको डिवाइड कर दूंगा एस
एक्स एक्स के ऊपर, सिंपल रूल के ऊपर उसको डिवाइड कर दिया, और सेम वैल्यू मैं b0 पे ले लूंगा। दो वैल्यूज मैंने ली। अब यहां पे जो मेरी वैल्यू आएगी दैट इज my माइनस जो मैंने अभी वैल्यू ली b1 की, और उसको मल्टीप्लाई करवा दूंगा mx के साथ। सो दिस इज माय कैलकुलेटिंग रिग्रेशन, और मैं यहाँ पे इसको रिटर्न कर दूंगा। जो मेरी रिग्रेशन मॉडल में जो चीज वैल्यू आई है, मुझे b0 रिटर्न कर दो और साथ b1 रिटर्न कर दो। इट मीन्स कि मेरा रिग्रेशन मॉडल एक चीज रिटर्न कर देगा। तो मेरा एक फंक्शन जो है वो रेडी हो गया। मैं इसको रन करके देख लेता हूँ। मेरा फंक्शन रेडी है और रन हो गया। अब मुझे इस फंक्शन की इंफॉर्मेशन जो आई है वो प्रिंट करवानी है रिग्रेशन मॉडल में। अब जो मेरे पास जो इंफॉर्मेशन आ गई है, जो इसमें हमने दे दी है मॉडल की सूरत में, जो हमने अभी अपना मॉडल टाइप किया था, ये हमने मॉडल अपना खुद टाइप किया अकॉर्डिंग टू द गिवन इक्वेशन। जो हमने अपना मॉडल टाइप किया, इट मींस इट कंटेन सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। तो मैं इस इंफॉर्मेशन को ग्राफिकली प्लॉट कर दूंगा। सो मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा और यहाँ पे प्लॉट कर दूंगा ग्राफिकली। मैं PLOT ग्राफिकली मैं किसी चीज को प्लॉट करूंगा, तो यहाँ पे मेरे पास x y, और मुझे प्लॉटिंग के लिए एक वेरिएबल चाहिए होगा, तो मैं p ले लेता हूं। मेरे पास वेरिएबल्स आ गए। अब मुझे प्लॉटिंग के लिए क्या चीज प्लॉट करवानी है? मुझे ग्राफ प्लॉट करवाना है PLT डॉट स्कैटर्ड ग्राफ। मैं इस पे पाई चार्ट भी करवा सकता हूं, मैं इस पे दूसरे ग्राफ भी करवा सकता हूं। तो यहाँ पे पाई चार्ट भी आ जाएगा। पाई अगर आपने करवाना है पाई करवा सकते हैं, स्कैटर्ड करवाना है स्कैटर्ड करवा सकते हैं, ये ज्यादा बेटर लगता है। अगर आपने हिस्टोग्राम करवाना है हिस्टोग्राम करवा सकते हैं। सो इट्स अप टू यू। अब किस किस की वैल्यू चाहिए? x और y की वैल्यू चाहिए, जो हमें ऊपर से मिलेगी, जो हमें इस फंक्शन से ऑलरेडी मिल चुकी है। x y की वैल्यू, और उसका कलर क्या होगा? उसका कलर आपने यहाँ पे कलर डिफाइन कर दिया। आपने अपना कलर यहाँ पे डिफाइन कर दिया, और साथ आप उसको बता दो कि आपके मार्कर का साइज कितना होगा। मार्कर विच इज इक्वल्स टू O से स्टार्ट करोगे आप अपना मार्कर, और हर मार्कर की स्ट्रेंथ कितनी होगी? S इज इक्वल्स टू 30। आप 30 की इसकी स्ट्रेंथ दे दो। स्ट्रेंथ इज द वेट कि आपके जो मार्कर बनेंगे उसका जो टोटल एक पिक्सल साइज होगा, उसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी? दैट इज 30। तो दोनों चीजें आपने इजीली दे दी। अब आप सिर्फ कर क्या रहे हो? आप सिर्फ यहाँ पे जो लाइंस आपकी जो ड्रॉ होती हैं, ये वाली, ये मार्कर है और इसकी स्ट्रेंथ है 30। ये पॉइंट्स होंगे छोटे छोटे, जो M और मार्कर आपने O दे दिया, और इसकी टोटल जो स्ट्रेंथ है वो 30 दे दी। इट मीन्स के 30 साइज का आपका एक मार्कर बन जाएगा। अब मार्कर में आप ऐसे कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। आप यहाँ पे स्टार भी दे सकते हैं। ये मैंने स्टार भी दे दिया, एंड इट कुड बी एनीथिंग, 0 भी हो सकता है। सो इट इज बेटर कि आपके मार्कर का साइज क्या होगा। अब यहाँ पे आपने प्रिडिक्शन देनी है। प्रिडिक्शन इन द सेंस कि आप प्रिडिक्ट करके बताओगे कि आपके मार्कर का साइज आने वाली वैल्यू में भी क्या हो सकता है। सो y_predict which is equals to p of plot of 0, कि प्लॉटिंग आप कहां से स्टार्ट कर रहे हो? 0 से, प्लस आपकी जो प्लॉटिंग इंक्रीज होगी दैट इज p of 1 मल्टीप्लाई बाय x। अब आपने प्लॉटिंग क्या करनी है? अब आप यहाँ पे लाइंस को प्लॉट करोगे, ये वाली लाइन को प्लॉट करोगे बाय हेल्पिंग ऑफ दिस फंक्शन। अब अपनी लाइन को प्लॉट करने लगे हो। अब अपनी लाइन प्लॉट करके बताओगे कि वेयर इज योर लाइन एंड व्हाट इज योर प्लॉटिंग। सो मैं यहाँ पे करूंगा, मैं यहाँ पे इसको कमेंट कर देता हूँ, प्लॉटिंग रिग्रेशन लाइंस PLT। मेरे पास जो अपना बाय डिफॉल्ट फंक्शन है, सो PLOT प्लॉट। अब क्या प्लॉट करने लगा हूं? x y अंडरस्कोर प्रेडिक्शन PREDT, जो उसमें वैल्यू आई थी, और उसका कलर डिफाइन कर दूंगा। सो इसका कलर आप डिफाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे जो हम कलर डिफाइन करेंगे
एंड दैट इज इजीली फिजिबल विद द ब्लैक। इसमें रेड कर सकते हैं या ग्रीन कर सकते हैं या ब्लू कर सकते हैं, तो हमने ग्रीन कर दिया, कलर हमने ग्रीन डिफाइन कर दिया। अब मैं यहाँ पे करता हूँ कि लेबल उसके साथ लगा दो कि वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे क्या क्या नजर आए। तो PLT एक्स लेबल, और यहाँ पे आप इसको एक्स कर दो या कुछ भी कर दो, और यहाँ पे PLT वाई लेबल कि वाई एक्सिस पे ये क्या चीज़ नजर आए कि वाई है या कुछ भी है। सो यहाँ पे अभी वाई कर दिया हमने फिलहाल, और यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा PLT डॉट शो। सो मेरा यहाँ पे जो प्लॉट है वो शो कर देगा मेरे फंक्शन को कोई वैल्यू। अब यहाँ तक मेरा काम इजीली हो गया, विदाउट एनी एरर सारा कुछ हो गया। अब मैंने इसका मेन फंक्शन बनाते हैं। मेन फंक्शन में मैं इसको प्रिंट करवा देता हूँ जो मेरे पास वैल्यूज आई हैं। सो x इज इक्वल्स टू np डॉट अरे। अब यहाँ पे मैं यूज करूंगा अरेज के अंदर कुछ वैल्यूज, इट कुड बी एनीथिंग। लाइक मैं इसको ले लेता हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 हो गया था 9 तक आ गया। सो मैंने एक अरे की ये वैल्यू ले ली, और एक अरे में मैं अब जो y एक्सिस के लिए बनाऊंगा उसमें हमको डिफरेंट वैल्यूज ले लेते हैं। सो इट कुड बी लाइक इसमें से 2 उड़ा दिया, 0 उड़ा दिया, 1 3 4 5 6 7 8 10 12 15 17, कुछ ये वैल्यू हमने दे दी। अब मेरे पास दो वैल्यूज आ गई डिफरेंट, मैंने x दे दिया, y दे दिया। अब मैं यहाँ पे प्लॉटिंग की एस्टिमेशन लगाऊंगा। सो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ b, वेरिएबल लिया तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा कि मेरे पास क्या चीज कैसे आनी है, वो क्या चीज कौन सी आनी है जो मैंने ऊपर वाले फंक्शन में डिफाइन की हुई है। और मेरा ऊपर वाला फंक्शन कौन सा है, मैं यहाँ पे बल्कि प्लॉटिंग की वैल्यू इंक्रीज करवा देता हूँ। और मेरा ऊपर वाला फंक्शन कौन सा था, ये वाला फंक्शन व्यू का। सो यहाँ पे मैं मेन फंक्शन डिफाइन करूंगा व्यू। यहाँ पे क्या क्या डिफाइन था, x और y, मेरे पास दो फंक्शन, ये दो वैल्यूज डिफाइन थी। अब मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करवा दूंगा कि मेरे पास जो प्रिंट के अंदर जो वैल्यू आने वाली है दैट इज, अब ये मैंने जो फाइंड आउट किया था ये एस्टिमेटेड था, और इस एस्टिमेशन ने जो चीज मुझे पहले निकाल के दी दैट इज, जैसे हम उसमें सी में यूज करते थे, अगर आप फेमिलियर हैं सी लैंग्वेज से, तो यहाँ पे मेरे पास पहले आएगी b0 की वैल्यू which is equals to, मैं डिफाइन करूंगा, अभी फिलहाल कोई वैल्यू नहीं है, सो इट कुड बी लाइक दिस वे, b0 डिवाइडेड बाय b1 मेरे पास दो वैल्यूज हो गई। और मुझे अब कोफिशिएंट एनालिसिस चाहिए किसी ना किसी फॉर्मेट के अंदर, तो मैं यहाँ पे इसको क्या चीज डिफाइन करूंगा, मैं इसका फॉर्मेट डिफाइन करूंगा कि मुझे ये एक फॉर्मेट में गिवन है। फॉर्मेट किस चीज का, फॉर्मेट में मुझे क्या चीज आनी चाहिए, मुझे फॉर्मेट में आना चाहिए ये फंक्शन b ऑफ p ऑफ 0, प्लॉटिंग ऑफ 0 से लेके प्लॉटिंग ऑफ 1 तक मेरा फंक्शन डिफाइन हो गया। अब मुझे इसका जो प्लॉट है वो शो करना है। सो मैं यहाँ पे जो ये वाला फंक्शन लिखा था डिफाइन प्लॉट का, तो मैं यहाँ पे अब आऊंगा प्लॉट, और अंदर जो मेरी चीजें डिफाइन हो जाएंगी दैट इज x y p, मेरे पास तीनों चीजें डिफाइन हो गई। और मैं अपना मेन फंक्शन जो है वो एंड करूंगा इसके साथ if अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर
डबल इक्वल्स टू मेरा मेन फंक्शन आएगा, दैट इज मेन मेरा मेन फंक्शन है एम ए का, और मैंने अब इसको रन कर दिया। ओके एक गड़बड़, what the operands could not be broadcast together with the shape, एक मिनट, 11 और 10, 10 11 किधर आ गया, 11 कहाँ दिया था आपने, ओके सो ये हमारे पास ग्राफ आ गया विद स्पेसिफिक वैल्यूज। तो रिग्रेशन में आप जैसे देख रहे हैं कि ग्राफ की जो वैल्यू है दैट इज टोटली एन ऑपोजिट वे, लेकिन वो एक सिर्फ पॉइंट को आइडेंटिफाई कर रहा है कि यस दिस इज अ पॉइंट जहां पे ग्राफ जो है आइडेंटिफाई हो सकता है। अब वो क्यों ऐसे है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, जैसे यहाँ पे 9 है और 8 है, मैं अगर यहाँ से 8 7 6 इन चीजों को हटा दूं, 3 7 12 इन पॉइंट्स को अगर यहाँ पे इसको देते हैं तो हमारे पास ग्राफिंग की वैल्यू जो है वो ऑपरेंड 6 और 10 कहाँ पे आया, ओके एक गड़बड़ हो गई, 6 और 9 9 9 ओके 8 भी है, 7 भी था, सो 5 के साथ हमने कर दिया है, ठीक है 5। सो दिस इज अनदर डिफरेंस, हमें जो हमारी वैल्यू मिल रही है दैट इज इन बिटवीन दीज वैल्यूज। जैसे यहाँ पे ये एरो लगा हुआ है और हमारे पास जो B1 का कोफिशिएंट आ रहा है, एस्टिमेटेड कोफिशिएंट, वो 0.733 आ रहा है। इट मींस कि जो हमारी वैल्यू है दैट इज लोअर देन 0, हमारी 0 से बहुत पीछे है। इट मींस कि जो हमारे रिग्रेशन मॉडल में कोई भी चीज जब हम कैलकुलेट करने लगते हैं वो नेगेटिव में ही हमें दोनों वैल्यूज को वो शो करके दे रहा होता है। फैक्टर क्या आया, हमारे पास जब भी कोई एस्टिमेशन पॉइंट आता है, जब भी कोई वैल्यू आती है रिग्रेशन में, तो हम उसको बहुत इजीली प्रिडिक्ट करके बता सकते हैं ये हमारी एस्टिमेशन कॉस्ट थी, ये टोटल वो पॉइंट था जो हमें मिलना था, लेकिन हमें ये पॉइंट मिलेगा विद नेगेटिव वैल्यू। मतलब कहने का ये है कि जब हमें 11 का पॉइंट रीच होगा तो उसमें से जो माइनस वैल्यू होगी दैट इज 0.777 यानी कि 0.733333, ये हमें नेगेटिव में मिलेगी। तो असल जो वैल्यू हमें मिलेगी कि जब आपकी वैल्यू 11 तक अगर जाएगी तो उसके अंदर से ये वैल्यू आपकी टोटली शेयर के अंदर से माइनस हो जाएगी। जैसे अगर हम IQ ऑप्शन को देख रहे थे, उसके अंदर जैसे वैल्यूज शो हो रही थी, ये सेम वही चीज है कि आपकी स्टॉक एक ऊपर जा रही है, वो तो आपको पता लगती रहती है कि आपकी स्टॉक ऊपर जाएगी या नीचे आएगी। इफ यू हैव अ वैल्यू देन इट विल राइज और डिक्रीज। जैसे ये देखें, आपके पास अगर ये वैल्यू आ रही है, इट मींस कि आपकी वैल्यू शो होगी कि आपकी वैल्यू अबव जाएगी ही जाएगी, लेकिन साथ आपको एक नेगेटिव वैल्यू भी शो होगी कि इतने परसेंट आपकी वैल्यू साथ नीचे डिक्रीज में भी रहेगी। ये वो सेम चीज है कि अगर आपकी वैल्यू यहाँ तक एक्सीड करती है तो आपके शेयर एक्चुअली इतने परसेंट नीचे भी जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे हल्की सी वैल्यूज को चेंज करता हूँ, लाइक मैं इसको 21 तक लेके जाता हूँ और यहाँ पे हम इसको दे देते हैं 11 और इसको दे देता हूँ 27, अगेन 7 और 8 8 8 ओके चलिए आ रहा है, ठीक है। अब 6 और 8 6 कहाँ है, 6 8 का गैप 4 में आएगा, 3 नहीं आएगा, ठीक है। ये देखें, अब हमारी वैल्यू दोनों पॉजिटिव में थी, तो ऑटोमेटिकली उसने बताया कि अगर आपकी वैल्यू 4 पॉइंट समथिंग के शेयर पे जाती है तो इतने परसेंट उसमें इंक्रीमेंट भी होगा। और तो जैसे ये स्टॉक मार्केट के शेयर के अंदर वैल्यू अगर आपको एरो ग्रीन में होता हुआ नजर आए, जैसे ये पॉजिटिव में जा रही है,
तो ये 0 पॉइंट समथिंग में ही ये पॉजिटिव शो कर रहा होता है। अगर मैं इसको जाके क्लिक भी करता हूँ, जो कि ये क्लिकेबल इन्होंने बंद किया हुआ है किसी वजह से, तो इट मीन्स कि आपकी वैल्यू इतने पॉइंट्स पॉजिटिव के साथ वो इतना बिजनेस करेगी। तो इट मीन्स कि जब आपके शेयर की वैल्यू 4.3575 एंड इतनी कोई वैल्यू होगी, तो आपकी जो बिजनेस उसमें जो प्रॉफिट होगा दैट इज 0.933 इतने का बिजनेस प्रॉफिट आप करोगे। आपकी ये प्रेडिक्टेड वैल्यू होगी। आप B1 को ऐसे प्रेडिक्टेड वैल्यू भी कह सकते हैं, इट्स अप टू यू कि आप उसको यहाँ पे क्या कह रहे होते हैं। यहाँ पे अगर आप B1 को प्रेडिक्टेड वैल्यू भी कह दें, इसको प्रेडिक्टेड भी कह दें, तो आपकी एक्चुअली इतना जो है इंक्रीमेंट शेयर के अंदर वो आ रहा होगा, आपका इतना शेयर जो है वो इंक्रीमेंट कर रहा होगा इस हिसाब से। तो आपको जो लीनियर मॉडल्स होते हैं, लीनियर रिग्रेशंस वगैरह सारी चीजें होती हैं, ये एक्चुअली आपको बताती यही है कि आपका लॉस कितना होगा कॉस्ट के ऊपर, और जो हमने फंक्शन डिजाइन किया था उसके अंदर टोटल एस्टिमेशन में क्या चीज ड्रॉ हो रही होती है और क्या चीज ड्रॉ नहीं होती। जैसे ये लाइन आ रही है कि आपके पॉइंट्स ये थे, आपके इस पॉइंट के दरमियान में आपने लाइन ड्रॉ करवाई कि आपके टोटल पॉइंट्स के एस्टिमेशन कॉस्ट मिल जाए। जैसे हमने यहाँ पे किया, हमने एस्टिमेशन कॉस्ट हमें पता लग गई कि हमारी टोटल जो एस्टिमेशन कॉस्ट है वो क्या है। अगर मैं यहाँ पे इस लाइन को ग्रीन की जाए रेड कर देते हैं, तो हमें टोटल एस्टिमेशन कॉस्ट ही बताएगा कि एक्चुअली एस्टिमेशन कॉस्ट क्या है। और अगर अपने एस्टिमेशन कॉस्ट और भी पता करनी है, लाइक आई एम गोइंग टू से लाइक अगर मेरे पास डॉलर्स हैं, डॉलर की अगर मैं एस्टिमेशन कॉस्ट ले रहा होता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ या मैं इसको ब्लू कर देता हूँ, तो मेरी एक्चुअली कॉस्ट ऑफ डॉलर क्या आ रही होती है। एक मिनट यहाँ पे, ओके उसने साइन को पिक नहीं किया, अच्छा सो आई एम गोइंग टू से P, सो दिस इज माय पॉजिटिव शेयर्ड वैल्यू कि मेरी ये पॉजिटिव इतनी होगी। हम नेगेटिव को अलग भी कर सकते हैं कि हमारी वैल्यू जो है वो इतनी नेगेटिव में जाएगी, हम वो भी इसको बता के दे सकते हैं कि हमारे ये पॉइंट्स थे और इसके अकॉर्डिंग हमें ये वैल्यू इसके दरमियान में मिलेगी। इट मीन्स कि जो हमारा शेयर होगा, जो एस्टिमेटेड जो प्रेडिक्टेड शेयर होगा आउट ऑफ द वैल्यूज, वो होगा 4.35। इट मीन्स कि अगर हम कोई हैंडसम अमाउंट यहाँ पे जाके इन्वेस्ट करते हैं तो हमें एक छोटी सी इन्वेस्ट अमाउंट मिलेगी, जिससे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमारी जो एस्टिमेशन कॉस्ट आएगी लीनियर मॉडल के थ्रू वो एक्चुअली क्या होगी। क्योंकि लीनियर मॉडल हमें डिफाइन करके ये बताएगा कि हमें अपनी जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ द फंक्शन है, उसको क्या रखना है। हम यहाँ पे अगर पूरी स्टॉक मार्केट की कोई चीज इंप्लीमेंट भी कर देते हैं, अगर मैं यहाँ पे पूरी कोई स्टॉक मार्केट की वैल्यू इंप्लीमेंट कर देता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे वो हमें उस वैल्यू के अकॉर्डिंगली वो सारी चीजें दे देगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एकदम 100 कर देता हूँ और 890 कर देता हूँ, और साथ ही यहाँ पे मैं इसकी जो एस्टिमेशन रख देता हूँ वो कर देता हूँ 1000 से भी ज़्यादा। सो लेट्स सी के ग्राफ में क्या शो करता है। तो 89787, सो से 100 जाएगा। सो दिस इज और वैल्यू कि हमारा जो फंक्शन है वो लॉस में ही गया, क्योंकि 10,000 हमारी टोटल एस्टिमेशन थी। तो जब हम अपने फंक्शन को कैलकुलेट करवाने निकलेंगे तो हमारी जो एस्टिमेशन कॉस्ट है वो हमें लॉस में ही बताएगी कि हमारी एक्चुअली जो एस्टिमेशन थी वो लॉस में ही गई थी। दिस इज अ फैक्ट कि अगर हम इस पे कोई रियल टाइम पॉइंट्स इंप्लीमेंट भी करते हैं, रियल टाइम डेटा सेट भी इसके साथ लेके आते हैं, तो हमें यही बताएगा आपकी हाउस होल्ड या किसी भी चीज़ की जो वैल्यू है वो कितनी कैलकुलेट हो रही है, या अगर कैलकुलेट हो रही है तो उसका कितना फ़ायदा होगा या कितना नुकसान होगा। सो हमें ये लीनियर मॉडल जो वैल्यू है ये एक्चुअली हर चीज़ जो है वो एक्यूरेसी भी बता रही होती है, और सम टाइम हमें एक्यूरेसी नहीं भी बता रही होती। तो इट डिपेंड्स कि एक्चुअली आप इससे काम क्या लेना चाह रहे होते हैं। इसका जो दूसरा फंक्शन होता है जिसको हम मल्टी लेयर कहते हैं, जिसमें एक्चुअली जो डेटा सेट है वो ट्रेन होता है और डेटा सेट के अकॉर्डिंग उसका जो ग्राफ है वो निकाला जाता है। हम वो भी इसमें से इजीली इसको निकाल के देख सकते हैं कि इसमें
वो क्या चीज़ कैसे आती है और ये क्या चीज़ कैसे नहीं होती है। तो हम अब उसको निकाल के देख लेते हैं। उसमें हमें अपना जो डेटा सेट है वो ट्रेन करना पड़ता है कि एक्चुअली आपका जो डेटा है वो किस तरह, क्या, कब, कहाँ से, क्यों आएगा, और आप उसके जो आपके टारगेट पॉइंट्स हैं वो उसमें से क्या क्या हो सकते हैं और क्या नहीं हो सकते। अब उसमें जो आप अपनी एस्टिमेशन कॉस्ट निकालते हैं, और जब आप उसकी एस्टिमेशन, जब कॉस्ट आपकी निकल आती है, तो जब आप अपनी एस्टिमेशन कॉस्ट उसमें से फाइंड आउट करते हैं तो आपको एक चीज़ मिलती है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द वर्टिकल एरर्स, जो हमें यहाँ पे एक्चुअली मिला था। ये वर्टिकल एरर्स ही हैं जो मैं एक्चुअली प्रॉपरली ये बता ही नहीं सके कि एक्चुअली इसकी वैल्यू क्या थी, या इसकी वैल्यू जो है वो कहाँ तक पहुँचती है, उसकी वैल्यू कहाँ तक पहुँचती है। तो इसीलिए जब हम डेटा सेट जब ट्रेन करवाते हैं इसमें, तो ट्रेनिंग के लिए भी हम सिर्फ छोटी सी चीज़ यूज़ करते हैं, मैटप्लॉटलिब एज पे प्लॉट SPLT। अब अगेन वही वैल्यू, और वही वैल्यू कह रहा हूँ इसमें, वही फंक्शन, सो numpy as np। यहाँ पे हम इसको लर्निंग देंगे फ्रॉम sklearn। जो हम इससे चीज लर्न करवाना चाह रहे हैं क्या, दैट इज इंपोर्ट डेटा सेट्स ऑफ किसके, यहाँ पे हम इससे लेंगे लीनियर मॉडल और उसमें मैट्रिक्स। लीनियर मॉडल का पहला जो मैट्रिक्स होगा वो, अब मैं यहाँ पे लोड करवाऊँ, पहले मैं इसको रीड करवा लेता हूँ कि इसमें कोई एरर वगैरह नहीं है, गुड हो गया, इसमें कोई एरर नहीं है। अब मैं इसमें डेटा सेट ऑनलाइन इंपोर्ट करवाऊंगा इस डेटा सेट की फाइल में से। उसमें से मुझे डेटा सेट कौन सा चाहिए होगा, बॉस्टन का एक डेटा सेट है, डेटा सेट्स में से लोड करो डॉट LOAD लोड, ये इसका बाय डिफॉल्ट इसके अंदर डेटा सेट्स के अंदर है बॉस्टन का डेटा सेट। और उसमें से जो मुझे रिटर्न चाहिए, मुझे जो वैल्यू रिटर्न चाहिए x अंडरस्कोर रिटर्न एंड y, ये ऑटो वैल्यूज हैं, और इसको मैं कर देता हूँ, अभी मुझे इसमें से कुछ नहीं चाहिए, सो अभी फॉल्स हो गया, क्योंकि हम इसके अपने फंक्शंस खुद डिफाइन करेंगे। सो मुझे अब इसमें से फीचर डिफाइन करने हैं। मैं यहाँ पे फीचर डिफाइन करूंगा व्हाट आई नीड। सो मैं x की वैल्यू डिफाइन करता हूँ, x इज इक्वल्स टू बॉस्टन डॉट डेटा, और y पे मैं कर देता हूँ व्हाट आई नीड बॉस्टन डॉट टारगेट। मैंने एक बॉस्टन का डेटा लिया, उस पर एक टारगेट डिफाइन कर दिया और एक डेटा डिफाइन कर दिया। इट मींस कि मैंने एक अपनी टारगेट वैल्यू ले ली है, मेरी अब एक टारगेट वैल्यू है, एक टारगेट वैल्यू और एक उसमें डेटा है। अब मैं यहाँ पे सिंगल ट्रेनिंग केस बनाने जा रहा हूँ। What I'm going to do is to make a single training case। अभी लर्निंग रेट नहीं उसमें डाला, अभी हम सिंगल ट्रेनिंग केस बनाने लगे हैं। लर्निंग रेट ये होता है कि आपका अगर एल्गोरिथम प्रॉपर्ली काम नहीं करता तो वो बैक प्रोपेगेट करके वापस आएगा अपनी चीज को दोबारा ठीक करवाने। वो भी मैं अभी जब हम लर्निंग रेट तक पहुंचते हैं तो आपको लर्निंग रेट का भी बताता हूँ कि हाउ वी गोना डिफाइन आवर लर्निंग रेट्स। अब मैंने अपनी टारगेट इनपुट लेनी है। मैं पहले डेटा को स्प्लिट डाउन कर दूंगा दो हिस्सों में। अगेन जाऊंगा फ्रॉम sklearn पे, डॉट मॉडल अंडरस्कोर सिलेक्शन, इंपोर्ट। मैं अब क्या इंपोर्ट करूंगा, इसमें से ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। आधे से ज्यादा फंक्शन हमें खुद ब खुद ही लिखे हुए मिल जाते हैं, हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, ये बाय डिफॉल्ट है सारा कुछ। सो एक्स अंडरस्कोर मेरे पास ट्रेन आ जाएगा। एक मैंने ये फंक्शन लेना है, एक मुझे चाहिए इसका टेस्ट फंक्शन, इसी तरह ही मुझे एक चाहिए y अंडरस्कोर ट्रेन और y अंडरस्कोर टेस्ट। मुझे दोनों फंक्शंस मिल गए। हाँ, मैं इसको इक्वल टू कर दूंगा ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट स्प्लिट के, और इसके अंदर वैल्यू क्या जाएगी, किस किस की वैल्यू जाएगी, x की, y की, और मैं टेस्ट साइज दे दूंगा। इट्स अप टू यू कि आपने इस पूरे डेटा को कितने हिस्से में डिवाइड करना है। अगर आप यहाँ पे करते हो 0.40
सॉरी 0.4, तो इसका मतलब है कि आपने 40% डेटा अपने टेस्ट में दे दिया और 60% डेटा आपका ट्रेन होगा। 40% डेटा आपने टेस्ट में दे दिया और 60% डेटा आपका ट्रेन होगा। और यहाँ पे मैं रैंडम स्टेट कर दूंगा इट्स इक्वल्स टू 1 के इक्वल। रैंडम स्टेट मतलब 1 से आपका डेटा सेट जो है स्टार्ट हो रहा होगा और किसी भी रैंडमली किसी भी 1 से वो डेटा जो है वो स्टार्ट हो सकता है। सो इट्स अ रैंडम स्टेट ऑफ डेटा। आप इसलिए रैंडमली उसको ट्रेन करके टेस्ट कर सकते हैं। नाउ पहला फैक्टर क्या आएगा, मुझे अब यहाँ पे एक रिग्रेशन ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। रिग्रेशन ऑब्जेक्ट कौन सा ऑब्जेक्ट होता है? रिग्रेशन ऑब्जेक्ट मुझे यहाँ पे अब कोई एक अपडेटेड कोई चीज क्रिएट करनी है। अपडेटेड मतलब मैं स्टार्ट में आता हूँ अगेन। मैं इस वेट की अगर बात करता हूँ, एक मॉडल हमने बना लिया, एक फंक्शन बना लिया, उसमें हमने लॉस निकाल लिया, जनरलाइज था, उसमें हमने सारा डेटा किया। अब डेटा को हम टेस्ट करने लगे हैं कि अब हमारे पास जो डेटा आता है उसकी टेस्टिंग वैल्यू कैसे निकलेगी या उसमें से टेस्ट रेशियो हम कैसे निकाल सकते हैं। उसके अंदर टेस्ट क्या आएगा, उसकी टेस्ट वैल्यू क्या होगी, और उस टेस्ट वैल्यू के अगेंस्ट में हम क्या चीज फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि जब आप स्टॉक मार्केट में जाओगे या किसी भी चीज के लिए जाओगे तो इस तरह के कोई भी आपके पास मॉडल वगैरह आता है फाइंड आउट करने के लिए, तो अगले ने सिर्फ ये कहना है भाई मुझे तो फॉर्मूला चाहिए कि आप कौन सा फॉर्मूला यूज करके इसको निकालोगे। तो अब यहाँ पे वो फॉर्मूला लिखते हैं कि हम अपने कौन से फॉर्मूले से इस तरह के पॉइंट्स निकालेंगे। तो मैं रिग्रेशन देता हूँ आर इज इक्वल्स टू लीनियर अंडरस्कोर मॉडल डॉट लीनियर रिग्रेशन। मैंने खुद बहुत ही एक पूरा मॉडल यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। अब इसमें से मुझे क्या चीज चाहिए, मैं पहले निकालता हूँ यहाँ से, मुझे चाहिए ट्रेन और टेस्ट। सो मैं कहता हूँ रिग्रेशन डॉट फिट है, ठीक है, रिग्रेशन का कोई फिट मॉडल है, उसमें से मुझे पहले चीज निकाल के दो x अंडरस्कोर ट्रेन, और साथ ही मुझे चीज निकाल के दो y अंडरस्कोर ट्रेन। मुझे एक y का ट्रेनिंग सेट चाहिए, एक x का ट्रेनिंग सेट चाहिए, और साथ ही मुझे उसमें से प्रिंट कर दो कि उसके जो कॉफिशिएंट वेरिएंस है या कॉफिशिएंट है वो मुझे पहले प्रिंट कर दो। तो मैं यहाँ पे प्रिंट करवाऊंगा कॉफिशिएंट वेरिएंस किसकी, रिग्रेशन डॉट कॉफिशिएंट की। reg डॉट अब ये मेरा रिग्रेशन मॉडल है। अब ये मैंने डिफाइन तो किया नहीं रिग्रेशन कॉफिशिएंट, सो ये मेरा फिट फंक्शन है, सो मेरा यहाँ पे रिग्रेशन कॉफिशिएंट डिफाइन हो जाएगा। अब मेरा पहला पॉइंट क्या है कि जब मेरे पास रिग्रेशन कॉफिशिएंट आए तो मुझे कॉफिशिएंट के साथ उसकी एक वेरिएंस भी चाहिए होगी। सो मेरा जब कॉफिशिएंट आया तो मुझे इसके साथ वेरिएंस भी मिले कि मेरा टोटल डेटा चेंज हुआ तो हुआ कितना। सो मैं यहाँ पे इसकी वेरिएंस ले लूंगा कि मेरा डेटा जो है वो कितना चेंज हुआ था, कितना चेंज हुआ, और उसको मैं डिफाइन कर दूंगा कि एक फॉर्मेट में मुझे उसका दे दो कि मेरा जो डेटा है वो कितना चेंज हुआ था। सो SCORE स्कोर, जिसके अंदर मेरे पास x अंडरस्कोर टेस्ट जाएगा और साथ ही y अंडरस्कोर टेस्ट आएगा। अब मेरे पास जो डेटा वेरिएंस में जो चेंज होके आया होगा वो टेस्ट वेरिएबल पे वो क्या होगा मुझे वो शो करना है। सो मेरे कॉफिशिएंट ये थे सारे, और उसमें जो मेरी वेरिएंस आई मतलब मेरा हर जो डेटा है वो इतने वेरिएंट पे जाके चेंज हो रहा है। अब मुझे प्रॉब्लम मिली। प्रॉब्लम क्या कि मैं कैसे पता लगाऊंगा कि मेरे एक्चुअली जो हाउस की प्राइस है वो कितनी थी, या मैंने अगर उसमें से बॉस्टन के अंदर से कोई भी चीज निकालनी थी
मेरे एक्चुअली घर की प्राइस जो थी वो कितनी रही होगी या कितनी रही थी। तो मुझे तो अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये मिल जाएगी कि मैं कैसे पता लगाऊंगा कि इतनी वेरिएंस से मेरा घर बिकेगा। जैसे अब यहाँ पे पॉइंट माइनस में नहीं था, यहाँ पे पॉजिटिव में आ गया था, यहाँ पे भी पॉजिटिव में है, यहाँ पे प्रॉपर पॉजिटिव में है। तो अब मेरे असल घर की प्राइस है वो है कितनी, तो मुझे तो पहले ये पता लगाना है कि मेरे असल घर की प्राइस थी कितनी। तो अब मैं यहाँ पे उसके इसको प्रॉपर डिफाइन करने के लिए मैं प्लॉट को कोई स्टाइल दे देता हूँ, plt plot डॉट स्टाइल मैंने दे दिया, और मैं स्टाइल को यूज करने लगा हूँ। वो स्टाइल क्या होगा ताकि मुझे कोई चीज प्रॉपरली मिल जाए। सो 538 530 मैंने ये स्टाइल दे दिया, प्लॉटिंग स्टाइल है कि मेरा जो प्रॉपर ग्रिड प्लॉट होगा उसमें ये प्रॉपर ये स्टाइल होगा। अब 538 मेरा स्टाइल हो गया, स्टाइल नंबर हो गया या सेटिंग्स हो गई। तो मैं यहाँ पे अब दूंगा plt डॉट स्कैटर्ड ग्राफ, ऐसी स्कैटर्ड ग्राफ इजी होता है। और इस पे क्या चीज डिफाइन करनी है, रिग्रेशन डॉट प्रिडिक्शन। मुझे अब प्रिडिक्शन चाहिए, PREDICT प्रिडिक्ट। अब मुझे मेरे हाउस की प्राइस प्रिडिक्ट करके दो, कहां से, जहां से हमने पहले इसकी ट्रेनिंग स्टार्ट की थी। सो एक्स ट्रेन से मुझे मेरी घर की प्राइस जो है वो प्रिडिक्ट करके दो कि क्या थी, और उसमें मेरा रिग्रेशन डॉट प्रिडिक्ट निकालो, प्रिडिक्शन निकालो किस चीज के लिए, जो मेरा घर की असल प्राइस थी ट्रेन होने से पहले, उसमें से माइनस करके दो y अंडरस्कोर ट्रेन के y एक्सिस पे जो चीज ट्रेन हुई थी वो मुझे माइनस करके दो। साथ ही साथ मुझे एक साथ चीज ये भी चाहिए, मैं इसके कलर डिफाइन कर लेता हूँ, कलर इज इक्वल्स टू कि किस कलर में मुझे ये शो करे। सो यहाँ पे अब हम कलर कंप्लीट लिखेंगे। रेड में मुझे ये शो करो कि मेरी माइनस कितनी, कॉस्ट कितनी माइनस हुई थी, और उसका जो उसकी जो स्ट्रेंथ होगी कलर की, दैट इज अगेन हम 10 रख देते हैं कलर स्ट्रेंथ, ताकि हमें प्रॉपर्ली नजर आए उसका कलर। और मैं यहाँ पे अब उसको लेबल दे दूंगा कि इसका लेबल इज इक्वल्स टू ये ट्रेन डेटा। ये मेरे ट्रेन डेटा के वजह से मेरा ये जो डेटा अब जो शो हो रहा है ये इस वजह से शो होगा, ट्रेन डेटा की वजह से डेटा शो होगा। अब मैं डिफाइन करता हूँ कि ये सारा कुछ हो गया मेरा, तो मेरा ये एरर किधर चला जाएगा। नाउ मेरे एरर आने के चांसेस भी तो हैं, नॉइस फंक्शन या एरर, स्केयर्ड एरर। अब मेरा एरर भी तो आएगा। अब मेरा एरर क्या आएगा, मैं अब एरर डिफाइन कर लेता हूँ कि अगर इफ आई एम गोइंग टू गेट एन एरर तो मेरा एरर क्या हो सकता है। सो उसको ही मैं प्लॉट की सूरत में ले आता हूँ। सो PLT स्कैटर्ड ग्राफ, यहाँ पे सेम वही चीज होगी, लेकिन हम यही सारा कुछ लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक चीज, जो चीज चेंज होगी दैट इज ये अब टेस्ट आ जाएगा, ये आएगा टेस्ट डेटा, और इसको हम ग्रीन में शो कर देते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास डेटा आएगा दैट बिलोंग्स टू टेस्ट। हर चीज जो टेस्ट के अंदर आ रही है, ट्रेन तो हो गया, अब हमने वो डेटा टेस्ट किया जो इसने पहले देखा ही नहीं था, या जो डेटा इसके पास गया ही नहीं था। सो हम टेस्ट डेटा का यहाँ पे एक साथ ही इसके ऊपर ही प्लॉट जो है वो डिफाइन कर देंगे टेस्ट डेटा का। अब इन दोनों में टेस्ट डेटा भी आ गया, सारा कुछ आ गया। अब इन दोनों में डिफरेंशिएट करने के लिए हमें दरमियान में ग्रिड की लाइनें लगानी पड़ेंगी। तो मेरे पास एक और फंक्शन भी अवेलेबल है लाइंस वगैरह लगाने के लिए। सो मैं एच लाइंस, ग्रिड लाइंस मैंने बनाई, उस कहाँ से स्टार्ट करो, y से स्टार्ट करो विच इज इक्वल टू 0 से 0 के वो पॉइंट से स्टार्ट होगा। मिनिमम उसका पॉइंट क्या जाएगा, सो एक्चुअली x एक्सिस तो मिनिमम है वो भी 0 कर देते हैं, और x मैक्सिमम जो है वो हम इसको 30 या 30 कर देते हैं कि मैक्सिमम इसकी लाइन ये होगी, और लाइन की जो विड्थ होगी, लाइन विड्थ टोटल कितनी होगी, कि लाइन के दरमियान की जो मोटाई है वो कितनी होगी। सो लाइन विड्थ इक्वल्स टू 2 कर देते हैं। अब मैंने अब अपना डेटा प्लॉट करवाना है, सपोज कर लेते हैं
कि किस साइड को प्लॉट करवाना है, जो मेरी क्या कहते हैं टाइटल्ड होगा। सो मैं यहाँ पे देता हूँ प्लॉट डॉट TITLE टाइटल। हाउस होल्ड था और उसके अंदर कोई एरर था, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ ERROR एरर, ERROR मेरा एरर यहाँ पे प्रिंट कर दो। तो मेरा टाइटल एक एरर का आ जाएगा और एक मैं इसको दे देता हूँ कि मेरे पास एक वैल्यू प्रिंट कर दो, लॉग वैल्यू के उसमें हमें कितने लॉग मिले थे। सो लेजेंड, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा लॉग इज इक्वल्स टू राइट, कि हमारी प्रोडक्ट जो है वो कितनी ठीक थी, लॉग के ऊपर कितनी नहीं थी, और मैं अपना सारा काम शो कर दूंगा। सो PLT डॉट शो। अब मेरा जो एरर आया इसके अकॉर्डिंग जो मेरा अब एरर डिफाइन हुआ, जो मेरा एरर डिफाइन हुआ वो अब हम शो करवाने लगे हैं। सो दिस इज हाउ जितने भी हमारे पास रेड पॉइंट्स हैं, जितने भी वो पॉइंट्स हैं जो हमने ट्रेन किए थे, ट्रेनिंग हमने जो की थी जिन पॉइंट्स की, और ग्रीन वो पॉइंट्स हैं जो हमने टेस्ट किए। तो इट मींस कि टेस्ट में हमें एक ऐसा पॉइंट भी शो हो रहा है जो एक्चुअली इन सबसे एक्सीड कर रहा है, जो सबसे अलग है, जो किसी भी वेरिएंस पे नहीं आ रहा। इट मींस कि हमारे जो एरर पॉइंट्स और जो ट्रेनिंग और टेस्ट था उसमें कोई ऐसी वैल्यूज जो है वो अवेलेबल है इस डेटा के अंदर कि वो इस ट्रेन और टेस्ट डेटा से अपने आप को ऑटोमेटिकली बाहर लेके आए। इट मींस कि अगर हम अपने पॉइंट्स की बात करें कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन या कॉस्ट ऑफ द लॉस, तो अगर हमने अब अपने कॉस्ट फंक्शन को देखना है, दैट कॉस्ट इज दिस वन। अगर हम अपने कॉस्ट को देखते हैं तो हमें जो कॉस्ट अब मिल रही है दैट इज दिस वन इज और कॉस्ट, और दिस इज और एरर कॉस्ट।